नमस्ते। आज इस वीडियो में हम आईआरबी इन्विट के सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट का एक क्विक अपडेट देखेंगे और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसके वैल्यूएशन रिपोर्ट के ऊपर जो उन्होंने सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट के साथ साथ अनाउंस किया है। तो उस वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ उन्होंने उनका नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट इसके भी कुछ डिटेल्स दिए हैं, तो वो भी हम देख लेंगे और उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और ये छोटी मोटी डिटेल्स जो हर क्वार्टर एंडिंग में वो लोग शेयर करते रहते हैं अपने यूनिट होल्डर्स के साथ, तो उसके ऊपर भी एक नज़र डालेंगे। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट में कुछ खास डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा रहा था। इनफैक्ट पिछले दो क्वार्टर्स अगर देखा जाए तो 2-3 क्वार्टर्स आईआरबी इन्विट के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिटेबिलिटी वाइज। तो कैश जनरेशन काफ़ी हेल्दी रहा है और वही ट्रेंड हमने सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY22 में भी कंटिन्यू होते हुए देखा। 327 करोड़ का टोटल इनकम है और कैश जनरेटेड भी 228 करोड़ है। लेकिन एक बात पे ध्यान देना बनता है कि ये जो कैश जनरेटेड है ये एक्चुअली सारे SPVs जो है, जो 7 टोल प्रोजेक्ट्स उनके पास है, 7 टोल प्रोजेक्ट्स, तो उनके जो स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनीज है बेसिकली, तो वो लोग ये पूरा कैश जनरेट करते हैं। लेकिन ये पूरा कैश जो उन्होंने कैश जनरेट किया है वो उन्होंने आईआरबी इन्विट के साथ शेयर नहीं किया है और उस वजह से आईआरबी इन्विट जो है वो कैश पे आउट जो दे पा रहा है वो थोड़ा कम है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि पिछले 3 या 4 क्वार्टर से ऑलमोस्ट 4 रुपीज का वो लोग कैश जनरेट कर रहे हैं पर यूनिट, सारे SPVs मिलके। लेकिन फिर भी आईआरबी इन्विट जो है वो 2.5 रुपीज से ज़्यादा अभी तक दे नहीं पा रहा है पर यूनिट। अभी लेटेस्ट क्वार्टर में उन्होंने 2.2 रुपीज पर यूनिट का कैश पे आउट दिया है। अक्टूबर एंड के दौरान उन्होंने पे आउट अनाउंस किया था। तो ये इसका रीज़न मेरे हिसाब से यही लग रहा है कि जो दो बड़े SPVs गुजरात बेस्ड जो 2 SPVs है, एक दहिसर सूरत प्रोजेक्ट का और एक सूरत भाड़ुच प्रोजेक्ट का, तो ये दोनों SPVs जो है वो आने वाले 2 क्वार्टर्स के बाद वो प्रोजेक्ट्स एक्सपायर होने वाले हैं। तो उसके मेरे हिसाब से वो लोग उस तैयारी में है कि वो उस सेम प्रोजेक्ट के लिए रीबिड करे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली NHAI टोलिंग राइट्स के लिए हो सकता है वापस बिड्स इनवाइट करे और उसमें मेरे हिसाब से ये दोनों SPVs जो है पॉसिबली रीबिड करने की सोचेंगे, क्योंकि उनके पास अभी पिछले कई सालों से ये दोनों प्रोजेक्ट्स है। उनको अच्छी तरह से पता है कि इन प्रोजेक्ट्स का देखरेख के लिए कितना उनको काम करना पड़ता है और कितना रेवेन्यू पोटेंशियल है, इस सब का बहुत ही अच्छा आइडिया उनके पास है। सो मेरे हिसाब से वो लोग अच्छा बिड प्रेजेंट करेंगे NHAI को और कोशिश करेंगे कि वो दोनों प्रोजेक्ट्स उनको वापस मिल जाए। अगर वो 2 प्रोजेक्ट्स उनको नहीं मिलते तो मेरे हिसाब से किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर वो लोग ध्यान देंगे और मेरे हिसाब से उसके लिए कुछ तैयारी वो लोग किसी ना किसी SPV के थ्रू कर रहे हैं कि जिस वजह से वो कैश जो जितना जनरेट कर रहे हैं उतना वो लोग यूनिट होल्डर्स के साथ फिलहाल शेयर नहीं कर रहे। कुछ पोर्शन वो लोग बचा के रख रहे हैं ताकि किसी ना किसी नए प्रोजेक्ट आइदर वो दोनों रीबिड करके जीत जाए या फिर कोई और 1 या 2 नए प्रोजेक्ट्स वो लोग एक्वायर कर ले, ताकि उनका टोलिंग राइट्स का जो सिलसिला है, थोड़ा रेवेन्यू जो है वो भी वापस बूस्ट हो जाए। वो दोनों जो प्रोजेक्ट जो एक्सपायर होने वाले हैं काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट जो 330 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू जनरेट होता है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, उसका मेरे हिसाब से अराउंड 50% के आसपास पोर्शन जो है वो 2 प्रोजेक्ट जनरेट कर रहे हैं। सो इसीलिए अगर वो दोनों प्रोजेक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं तो रेवेन्यू काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगा। पे आउट उतना ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि जो 4 रुपये का अभी कैश जनरेट हो रहा है वो हो सकता है 2-2.25 रुपए के रेंज में ड्रॉप हो जाए। तो उस 2.25 में से भी वो लोग और ऑलमोस्ट 2 रुपीज वो लोग पे कर सकेंगे पर यूनिट बेसिस पे। सो इसीलिए पे आउट्स इस लेवल से, यानी कि जो 2-2.25 रुपए का अभी क्वार्टरली पे आउट चल रहा है, उस लेवल से ज़्यादा ड्रॉप होने की उम्मीद नहीं है। ओके, इवन इफ दोज 2 प्रोजेक्ट्स एक्सपायर, फिर भी जो लोग कैश बचा के रख रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स से, तो मेरे हिसाब से कुछ 1 या 2 नए प्रोजेक्ट्स के एक्विजिशन का या फिर रीबिड का हम लोग कुछ ना कुछ उसके बारे में सुनेंगे आने वाले 2 या 3 क्वार्टर्स में। ओके, सो ये रिजल्ट्स तो उसमें कोई खास चेंज नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये जो रिजल्ट्स रेवेन्यू है वो
पठानकोट प्रोजेक्ट बंद होने के बावजूद है, क्योंकि पठानकोट प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे फार्म लॉज के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा था फार्मर्स का, उस वजह से वो प्रोजेक्ट पिछले मेरे ख्याल से 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन हो चुका है, वो बंद है। तो उसके बावजूद उनका रेवेन्यू अभी 330 करोड़ के आसपास बन रहा है, और उस पठानकोट प्रोजेक्ट में वो लोग कॉम्पेंसेशन के तौर पे कुछ अराउंड 40 करोड़ हर क्वार्टर में एस्टिमेट कर रहे हैं, और उतना वो लोग इस रेवेन्यू में इंक्लूड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उसका जो ट्रैफिक पोटेंशियल है और रेवेन्यू टोल वाइज जो पोटेंशियल है वो उससे ज़्यादा है। सो जैसे ही ये फार्म लॉज का जो भी ये प्रोटेस्ट है वो बंद हो जाता है और वापस उस प्रोजेक्ट में टोलिंग शुरू हो जाता है, तो हम लोग हो सकता है थोड़ा और रेवेन्यू बूस्ट यहाँ पे देख सकेंगे। अभी रिसेंटली मोदी जी ने उस फार्म लॉज को रिपील करने की तो अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पता चला कि उस प्रोजेक्ट में टोलिंग वापस शुरू हुआ है या नहीं। होपफुली बाय द एंड ऑफ दिसंबर या अर्ली जनवरी उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट हम लोग देखें, और अगर वहाँ पे टोलिंग शुरू हो जाता है तो 4th क्वार्टर में होपफुली हम लोग उसका रेवेन्यू बूस्ट भी उसकी वजह से जो आने वाला रेवेन्यू बूस्ट है वो भी हम देख सकेंगे। सो रेवेन्यू वाइज बाकी जो 6 प्रोजेक्ट्स है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो पठानकोट प्रोजेक्ट भी अगर शुरू हो जाता है तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू बूस्ट यहाँ से और भी मिल सकता है। ओके, सो रिजल्ट्स में कुछ नेगेटिव नहीं है, अच्छी बातें ही हैं। ट्रैफिक भी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है इस साल, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे बढ़ रही है वैसे, और होपफुली ये आगे आने वाले 1-2 साल और कंटिन्यू ऐसे ही होता रहेगा। ओके, सो अब देखते हैं उसका यूनिट होल्डिंग पैटर्न कैसा है। सो यूनिट होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं सितंबर क्वार्टर में। स्पॉन्सर्स का स्टेक सेम लेवल पे है, सिर्फ थोड़ा सा जो चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज जो हमने देखा है वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का होल्डिंग अनदर 1.1% से ड्रॉप हो गया है। वो लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से हम लोग देख रहे थे कि वो ड्रॉप होते जा रहा है, और अभी उसका ड्रॉप होके 31.30% पे आ गया है। उनका स्टेक जो उन्होंने बेचा वो खरीदा किसने, तो वो बेसिकली इंडिविजुअल यूनिट होल्डर्स या फिर रिटेल यूनिट होल्डर्स ने खरीदा है ज़्यादातर करके, और उनका स्टेक अभी 28% के ऊपर चला गया है। अगर यही सिलसिला चालू रहा तो आने वाले हो सकता है 2-3-4 क्वार्टर्स के बाद हम लोग देखें कि रिटेल यूनिट होल्डर्स जो है वो शायद लार्जेस्ट कैटेगरी बन जाएंगे यूनिट होल्डर्स में। फिलहाल फॉरेन इन्वेस्टर्स है पिछले मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से ही, लेकिन ऐसा ही सिलसिला अगर हम लोग देखें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक गिरते जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स का बढ़ते जा रहा है, तो हो सकता है वो ओवरटेक कर ले। सो बाकी कैटेगरीज में कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पे आउट्स पे एक नज़र डालते हैं। पे आउट उन्होंने जो रिसेंट पे आउट अभी अनाउंस किया था वो टोटल 2.2 रुपीज़ का था अक्टूबर एंड में। उसमें से 1.2 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट कंपोनेंट है और 1 रुपीज़ जो है वो रिटर्न ऑफ कैपिटल है। तो इन सब का आज तक के जो अभी तक के जो पे आउट्स IRB इन्विट ने अनाउंस किए हैं, अगर उसका हम लोग हिसाब देखें तो रिटर्न ऑफ कैपिटल जो है टोटल, अगर हम लोग करके देखें यहाँ पे ये सारे जो रिटर्न ऑफ कैपिटल के फिगर्स है उसका अगर हम टोटल करें तो ऑलरेडी कुछ 12.9 रुपीज़ उन्होंने रिटर्न करके हो गया है। और अभी जो आउटस्टैंडिंग यूनिट कैपिटल जो है, यानी कि ओरिजिनली उन्होंने 102 रुपीज़ सब इन्वेस्टर से लिया था जब 2017 में उन्होंने IPO लाया था, और अभी उसमें से 12.9 रुपीज़ वो लोग रीपे कर चुके हैं यूनिट होल्डर्स को। ओके, जो भी रिकॉर्ड डेट को जो भी यूनिट होल्डर रहता है उनको वो पे आउट मिलता है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने स्टार्टिंग में IPO में खरीदा सिर्फ उनको मिलेगा। रिकॉर्ड डेट के दिन जो भी उनके यूनिट होल्डर्स की लिस्ट में जिनका नाम आता है, जिनकी क्वांटिटी दिखती है, उनको उनके होल्डिंग के हिसाब से ये पे आउट मिलता है। सो भले ही आपने 102 रुपीज़ पे ना खरीदा, हो सकता है कुछ लोगों ने 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ में खरीदा हो, कुछ लोगों ने 35-40 रुपीज़ में भी खरीदा हो सकता है। किसी भी प्राइस पे आपने खरीदा हो, कभी भी हिस्ट्री में खरीदा हो पिछले 1, 2, 3, 4 साल में, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड डेट के दिन अगर यूनिट होल्डर है तो आपको ये पे आउट मिल जाता है, जो भी अनाउंस किया है वैसा का वैसा। ओके, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता। तो अभी आउटस्टैंडिंग यूनिट कैपिटल जो है 89.10 बचता है। सो वो
आने वाले जो 10 12 15 साल जो बाकी है प्रोजेक्ट्स के, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में अभी तक काफ़ी लाइफ बाकी है। सो ये लाइफ जैसे जैसे रन आउट होता है, मतलब जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे एक्सपायरी की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे वो लोग ये आउटस्टैंडिंग यूनिट कैपिटल भी रिटर्न करते जाएंगे यूनिट होल्डर्स को। साथ ही साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट कंपोनेंट हर क्वार्टर में पे करते रहे हैं, तो वैसे ही आगे भी चलता रहेगा, सिर्फ कैश फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से 2-2.25 का मिनिमम हम लोग क्वार्टरली पे आउट, इन स्पाइट ऑफ वो जो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स एक्सपायर होने वाले हैं, उनके बावजूद मेरे हिसाब से 2 रुपए के आसपास का हम लोग पे आउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। क्योंकि नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल से अप्रैल और मई के महीनों में वो 2 प्रोजेक्ट्स एक्सपायर होने वाले हैं। सो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के बाद जो भी पे आउट आएंगे, तो उसमें उन 2 प्रोजेक्ट्स का हो सकता है कंट्रीब्यूशन कुछ ना हो, डिपेंडिंग ऑन वो रीबिड्स में जीतते हैं नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी डिस्पाइट दोज मतलब वो 2 प्रोजेक्ट्स अगर नहीं भी रहते तो भी पे आउट बहुत ज़्यादा इस लेवल से ड्रॉप नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और धीरे धीरे जैसे ट्रैफिक बिल्डअप होते जाएगा बाकी प्रोजेक्ट्स में, वैसे वैसे ग्रेजुअली पे आउट्स भी इम्प्रूव होते जाएंगे। ओके, सो पे आउट्स के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मुझे इस वीडियो में आपसे शेयर करनी थी वो है वैल्यूएशन के ऊपर। ओके, सो उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो उन्होंने जो वैल्यूएशन रिपोर्ट सितंबर एंडिंग के रिजल्ट के साथ साथ अनाउंस किया है, तो उसमें कुछ जो भी फिगर्स उन्होंने दिए थे वो फिगर्स मैंने यहाँ पे आपके सामने अभी रखे हैं। तो ये जो 7 प्रोजेक्ट्स है, उन 7 प्रोजेक्ट्स का जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग पीरियड बाकी है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बाकी है, उसका यहाँ पे मेंशन है। ओके, सो सबसे जो मैंने जैसे कहा था अप्रैल और मई के महीने में अगले साल वो जो 2 प्रोजेक्ट एक्सपायर होने वाले, तो वो 7 और 8 महीने का ड्यूरेशन बता रहे हैं। तो ये राइट हैंड साइड का जो कॉलम है वो बेसिकली फेयर वैल्यू, फेयर एंटरप्राइज वैल्यू बता रहा है। ओके, वैल्यूएशन एजेंसी जो उन्होंने हायर की थी, उन्होंने अलग अलग पैरामीटर्स को स्टडी करके उसका हर प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन निकाला है, एंटरप्राइज वैल्यू निकाला है। तो वो वैल्यू यहाँ पे हमारे सामने हम देख पा रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा लाइफ बाकी है, तो उसका ऑब्वियसली एंटरप्राइज वैल्यू ज्यादा है, डिपेंडिंग ऑन वहाँ का ट्रैफिक प्रोजेक्शन कैसा है उसके ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स में अभी भी कुछ 1500 करोड़ से ज़्यादा का एंटरप्राइज वैल्यू है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक भी हेल्दी है और 15 साल या 15 साल से ज़्यादा का ड्यूरेशन अभी तक आउटस्टैंडिंग बाकी है। ओके, सो ये IRB इनविड जो है वो आने वाले 15 से 20 साल तक आपको पे आउट देते रह सकता है। ओके, इन प्रोजेक्ट्स में से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उनको मिलते रहेगा, इवन दो अगर वो कोई भी नया प्रोजेक्ट ऐड नहीं करते फिर भी। ओके, पे आउट्स चलते रह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स में से उनको टोल रेवेन्यू मिलते रहेगा और ट्रैफिक जो है वो धीरे 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 बढ़ते रहेगा, क्योंकि अपनी इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे एक्सपांड होती है वैसे वैसे होपफुली रोड ट्रैफिक जो है वो कम नहीं होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते रहेगा। सो 2%, 3% या 5% के अगर एनुअल ग्रोथ के साथ भी अगर ट्रैफिक बढ़ते रहे तो भी 10-15 साल के ड्यूरेशन में काफी सब्सटैंशियल टोल कलेक्शन में इंप्रूवमेंट हो सकता है। और एक बात है, इन्फ्लेशन लिंक्ड रहता है, टोल के जो रेट्स है वो इन्फ्लेशन लिंक्ड रहते हैं काफी हद तक, तो उसमें भी कुछ 3 to 5% तो मिनिमम एनुअल जंप वो लोग टोल रेट्स में करते रहते हैं। सो ट्रैफिक ग्रोथ प्लस टोल के रेट्स का बढ़ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 8 to 10% की ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ भी ऑन एन एवरेज बन सकती है। ओवर लॉन्गर टर्म तो ये काफी सब्सटैंशियल इम्पैक्ट दे सकता है। सो अगले साल इवन दो वो पे आउट 2 रुपीज पे ड्रॉप हो जाए, लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक और टोल रेट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पे आउट्स का प्रपोर्शन जो है वो भी इम्प्रूव हो सकता है आने वाले कई सालों में। ओके, सो ये इसके बाद हम लोग अगर नीचे के जो फिगर्स देखें तो टोटल एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो 7,500 करोड़ के नजदीक आती है। ओके, उसमें से लायबिलिटीज मतलब टोटल लोन का पोर्शन जो है वो IRB इनविट के सारे प्रोजेक्ट्स का मिला के तो वो 1,450 करोड़ के आसपास है। और नेट एसेट्स की वैल्यू मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो वो 6,000 करोड़ के थोड़ा ऊपर है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो टोटल IRB इनविट के इशू किए गए वो है 58 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। सो अगर उसको डिवाइड करें तो नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट जो आती है वो 104 रुपीज पे आती है।
याद रखें आज इस वक्त मेरे हिसाब से IRB इनविट का जो यूनिट प्राइस मार्केट में चल रहा है वो 56 और 57 रुपीज के बीच में है, और नेट एसेट वैल्यू जो है वो 104 रुपीज पे है। इसका मतलब अभी ये नेट एसेट वैल्यू क्या है कि इसका हम लोग अगर सिंपल तरीके में अगर मतलब निकाले कि अगर IRB इनविट आज उठ के सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बेच देता है तो उनको इस फेयर एंटरप्राइज वैल्यू के आसपास की वैल्यू मिल सकती है। ओके, ये इसका सिंपल तरीके से मतलब बनता है। और अगर वो बेच दे और ये एंटरप्राइज वैल्यू उनको कलेक्ट करे, उसमें से लोन पोर्शन अगर माइनस करे तो जो कैश बचेगा तो वो अराउंड 6000 करोड़ होगा। और अगर वो सारे यूनिट होल्डर्स में लोग डिस्ट्रीब्यूट करे इक्वली तो हर यूनिट होल्डर को 104 रुपीज पर यूनिट मिल सकता है। ये उस नेट एसेट वैल्यू का मतलब बनता है सिंपल तरीके में। ऑब्वियसली वो लोग बेचने नहीं वाले, लेकिन उसमें ये नेट एसेट एंटरप्राइज वैल्यू जो है तो वो बेसिकली उसके कैश जनरेशन पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। सो आने वाले जो रिमेनिंग बैलेंस पीरियड उनका है 5 साल से लेके 15-20 साल तक का जो ड्यूरेशन है अलग अलग प्रोजेक्ट का, तो उसमें से जो वो लोग कैश जनरेट कर सकेंगे उसके एस्टिमेट्स के ऊपर भी बनाया हुआ है। तो अगर कोई यूनिट होल्डर राइट टिल द एंड इस यूनिट को होल्ड करता है तो उनको सिग्निफिकेंट पोर्शन उसको में से पे आउट के तौर पे मिलने वाला है। इंटरेस्ट भी और रिटर्न ऑफ कैपिटल भी, ये दोनों मिला के उनको सिग्निफिकेंट कैश फ्लो मिल सकता है। ओके, सो एज अ यूनिट होल्डर आज 56 या 57 के प्राइस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल मतलब ये 2 प्रोजेक्ट एक्सपायर होने के बाद भी आपको मिनिमम कुछ 8 रुपीज के आसपास मिले, और फिर धीरे धीरे वो लोग ग्रेजुअली पे आउट्स बढ़ाते जाएंगे और ऑन एन एवरेज आपको 10 रुपीज पर यूनिट, ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा हूँ 10 रुपीज पर यूनिट ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स या 20 ईयर्स आप इजीली मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 10 रुपीज ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ साल बाद हो सकता है वो 11-12 रुपए पे जाए, लेकिन एवरेज जो है वो मिनिमम आप 10 रुपीज का एक्सपेक्ट कर सकते हैं पे आउट के तौर पे।